और हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। यहाँ पे बसों में ठूंसा गया, धक्का मार के अंदर किया गया, किसी के सर में चोट आई, किसी के कमर में चोट आई। आज फिर से उन्होंने 112 में इंटीग्रेट कर दिया गया 181 को। और जब 30 सीटर होगा तभी सबकी समस्या हल होगी और हम लोग को रोजगार मिले। नमस्कार, मेरा नाम है पारुल पहल और आज हम आ गए हैं लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ कुछ शिक्षक वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर खड़ा हुआ है। कुछ इस तरह की समस्याएं, यानी कि नियुक्ति को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ अन्य समस्याएं भी हैं इनकी। हम जानेंगे हमारे इन्हीं जनों से जो यहाँ पर कुछ पिछले काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। जी सर, बताएं क्या समस्याएं हैं आपकी और आप कितने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारा नाम मोहित कुमार द्विवेदी है। हम पिछले 5 साल से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। पिछले 5 साल से संघर्ष हमारा ये चल रहा है। 15 दिसंबर 2016 को इस भर्ती का शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें कि सरकार चेंज होने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको समीक्षा के लिए रोक लगा दी। यानी अगर सरकार बदलती है तो जो कानून चल रहा है, जो नियम चल रहा है, यानी जो भर्ती प्रक्रिया उसको रोक दिया जाएगा। मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून नहीं बदलते, सरकार बदलती, लेकिन हाँ, वही सरकार जो बदली है वो अगर किसी तरह कोई प्रकरण चल रहा है तो उसको रोक दिया जा रहा है। इसको लेकर आपकी शिकायत है कि क्यों रोका गया? मैम, ये भर्ती है, ये समाजवादी सरकार ने भर्ती निकाली है। यदि इस चीज़ को यदि कोई अगली पार्टी आ रही है, हम उसको वोट किए, वो पार्टी आई, तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स में या उसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए, क्योंकि हम लोग देश के नागरिक हैं और हम लोगों ने फॉर्म भरा है, वैकेंसी सरकार ने निकाली है। सरकार चेंज होती है, कानून नहीं चेंज होता है, सारे प्रोसेस वही होते हैं। तो इस भर्ती को जब हमने आपको वोट दिया तो आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस भर्ती को पूर्ण करवाए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं इस समय पिछले काफ़ी 5 सालों से? जी, काफ़ी समस्याएं हुई, कोर्ट केस भी चला, लेकिन अभी तक वो भर्ती 2 बार निर्णय भी आ चुका, लेकिन भर्ती अभी तक हुई नहीं पूरी। गवर्नमेंट की तरफ से आदेश कोई जारी नहीं होता। बाकायदा कोर्ट में, यहाँ एक बार हाई कोर्ट से जीते तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, लेकिन कोई भी निर्णय आया नहीं। कोई प्रशस्ति तो दी गई होगी, कोई सांत्वना दिया गया होगा, क्या कह के आप लोगों को इतने दिन से टाला जा रहा है, आप बताएं। मैम, हमेशा हर बार ही कुछ ना कुछ ये करके गवर्नमेंट इधर उधर कर देती है, लेकिन 2016 से सोचिए इतनी दिक्कतें हैं, रोज़गार नहीं है। हम अपनी बहन के लिए यहाँ आए हैं, उनकी शादी हो गई, लेकिन अभी वो इतने दिनों से अभी उनको दिक्कत है, हेल्थ उनका सही नहीं है, तो उसकी वजह से हम उनको रिप्रेजेंट करने यहाँ आए हैं। लेकिन मैम, इतने दिनों से 4-5 साल हो गए, अभी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। कितनी दिक्कतें हैं इसमें? हमारे मुखिया जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसमें होता क्या है कि मैम, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाए। उसका रीज़न ये है कि हम शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार मिले, सभी अधिकारियों से मिले। आप इसका देख सकते हैं जो कि इसमें है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। जिस दिन हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हो गई, उसी दिन हमारी भर्ती शुरू हो गई थी। यानी उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने ये तो पहले ही बोल दिया था कि आपकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। कारण क्या बताया गया नियुक्ति अभी तक ना होने का? जी, होता क्या है कि आज ये अधिकारी हैं, कल ट्रांसफ़र होगा, दूसरे आ गए। अब हम जो संघर्ष एक अधिकारी तक बात पहुंचाने के लिए के उनका तो ट्रांसफर, यानी फिर से 1 से गिनती शुरू करनी पड़ रही है। हर बार आपको 1 से गिनती शुरू करी। आप यहाँ पर कितने दिन से हैं? हम लोगों को यहाँ पर 10 दिन हो चुका है और हम रोजाना आप भी इन्हीं के साथ है? 12,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। हम 10 दिन से रोज विधानसभा घेराव कर रहे हैं। सिर्फ हमारी एक ही डिमांड है कि हमें सीएम साहब से मिलवाया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें धक्का मुक्की करके, लाठीचार्ज करके हमें, हमारी बहनों को बुरी बर्बरता से साथ बसों में भरकर यहाँ छोड़ देना जा रहा है। हमारी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। यानी इससे पहले आप अन्य जगहों पर भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं? विधानसभा का घेराव 2 बार किया गया, हम लोग बराबर कर, भीड़ हुई अच्छी खासी। लोग यहाँ पर, हम सभी लोग जो है एक संख्या बल के साथ मजबूती के साथ डटे रहे, खड़े रहे। वहाँ पर बर्बरता के साथ खींचा गया, बसों में ठूंसा गया, धक्का मार के अंदर किया गया, किसी के सर में चोट आई, किसी के कमर में चोट आई। लेकिन अधिकारी वर्ग सिर्फ फंसाए हुए इस भर्ती को। यानी ये जो हिंसात्मक प्रवृत्ति आपके साथ अपनाई गई है, लेकिन जो एक निर्णय लिया जाना था वो नहीं लिया गया अभी तक। निर्णय नहीं लिया गया। प्रमुख सचिव सर से भी इस चीज़ मुलाकात हुई, हम लोग की मीटिंग हुई, वहाँ पर भी ये बातें रखी गई। लेकिन मैम, ये बात उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बात, मतलब मीटिंग हुई, काफ़ी अच्छी हुई, सारी चीज़ें हुई, मंडे को फिर होनी है। आपने सारी बातें उन्हें बताई, सारी समस्याएं उन्हें बताई, उसके बाद उन्होंने क्या आपको सांत्वना दे दिया? उन्होंने ये कहा मंडे को फिर हम दोबारा से, क्योंकि एक जो भर्ती स्टार्ट करने का जो भी है वो परिषद के सचिव साहब को करना है, प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार। अब
वो बताएंगे कि हमको कैसे क्या करना है, वो चीज़ रिपोर्ट करेंगे प्रमुख सचिव सर को। लेकिन मैम ये है, अभी आचार संहिता आज लग जाए कि कल लग जाए, उसके बाद तो हम लोग हाँ, क्योंकि आचार संहिता, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक हैं और आचार संहिता लगना लाजमी है, बहुत ही जल्द लग सकती है। जी, आचार संहिता, हम एक शिक्षक बनने वाले हैं तो हमारे लिए सबसे पहले कानून होता है। यानी जब देश का शिक्षक ही समस्या में रहेगा तो भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है। यहाँ के शिक्षकों के लिए ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि अगर शिक्षक ही किसी समस्या में होगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी वर्ग को शिक्षित कर सके। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं भी 12,460 का अभ्यर्थी हूँ और यहाँ पे 10 दिन से धरने में हूँ और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं यहाँ पे। कुछ अन्य समस्याएं, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई, कुछ हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाई गई है, आप लोगों को बसों में भरकर यहाँ भेज दिया गया, उसके बाद यहाँ आने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आपको देखने नहीं आया अभी तक। मैम यहाँ पे क्या है, ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, ये लाइव से आएंगे, अपना रिपोर्ट बना के चले गए। रिपोर्ट तो हम पिछले 5 साल से, ना कोई शिक्षा मंत्री ये कह सकता कि इस भर्ती के बारे में हमको नहीं पता, ना कोई अधिकारी कह सकता कि हमको नहीं पता है। रिपोर्ट तो हम लोगों ने बहुत करा दी, बहुत सभी को अपडेट किया, सब चीज़ें, लेकिन एक्शन जो सही तरीके से लेना चाहिए वो नहीं अभी तक हुआ। इसी वजह से हम ये चाह रहे हैं, मंत्री जी अधिकारी सबसे मिला गया और जब हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया था 2017 में, तो हमारी भर्ती स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी से नहीं मिलना, हमको मुख्यमंत्री जी से मिलना और हमारी बातें जिससे मुख्यमंत्री जी से जब पहुंच जाएगी तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ पर जो शिक्षक वर्ग बैठा हुआ है उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि उसको किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए, यानी उनके साथ उनकी वार्तालाप हो जाए जिससे उनकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो सके। यानी शिक्षक वर्ग को इस तरह की समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम विषय है। यहाँ पर हमारी जो महिलाएं हैं ये अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर बैठी हुई, यानी कि 181 यानी महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन जो जारी की थी हमारी सरकार ने, उसको लेकर इनकी क्या मांगे हैं, आइए अब जानते हैं हमारी इन्हीं महिलाओं से कि किस तरह के मुद्दों को लेकर आज ये यहाँ पर इतनी ठंड में बैठी हुई हैं, क्या समस्याएं हैं इनकी, जानते हैं इन्हीं से। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है और मैं मथुरा जनपद से हूँ। हमारी 181 आप देख रही हैं, सारी महिला कर्मचारी हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जब योगी सरकार जी आई थी 2017 में, जून 2017 में इसको 64 जिलों को बढ़ाकर विस्तार किया गया था, क्योंकि पूर्व में 11 जिलों में चल रही थी। उनको लगा कि अच्छी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना में उन्होंने शामिल किया गया था। तो अभी क्या समस्या आ गई है जो आप यहाँ पर इतने ठंड में बैठे हुए हैं, समस्या क्या हुई है? समस्या ये हुई है कि जब 75 जिलों का विस्तार किया गया था तो सभी महिला कर्मचारियों को रेस्क्यू वैन पर तैनात किया गया था। ये रेस्क्यू वैन फैसिलिटेटर थी, सुगमकर्ता के पद पर कार्य करती थी, फील्ड में जा जाकर महिलाओं की जानकारी लेती थी, फीडबैक लेती थी, लखनऊ से जितने भी कॉल्स जाते उसको अटेंड करती थी। जिस तरह की महिला को मदद होती थी, ये महिला रेस्क्यू टीम थी, ये सबकी मदद करती थी। जून 2020 में जब हम लोगों को बिना सूचना दिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और ये इस योजना का कॉन्ट्रैक्ट जीबीके हमारी कंपनी जो कि आशियाना में डिसकॉन्टैक्ट करने का क्या कारण था? ये हमने जी आप बताएं, क्या कह रही हैं? जब हमको 2020 में डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, यानी कि हमको जॉब से बिल्कुल हटा दिया गया है, ठीक है। और उस समय बिना किसी कारण के, मतलब कोई ना कोई कारण देना जरूरी होता है। जी, बिना कारण के, बिना सूचना दिए। मैम बोली कारण बताया था। जी, क्या कारण बताया था? जब हमने मौके पूछा कि ये डिसकंटिन्यू लेटर आ गया, हम तो सेवा कर रहे थे, तत्काल हम सेवा में मतलब चल रहे थे, क्योंकि जिले में यानी निरंतर आप सेवा कर रहे थे और अचानक से आपके पास नोटिस आता है कि आपको हटा दिया जा रहा है। सेवा कर रहे थे, उस समय पे 13 महीने का वेतन बाकी था और जब हम वेतन की बात करते थे तो ये कहा जाता था कि निदेशालय से अभी बजट नहीं आया गया है, जब बजट आ जाएगा तो आपको सैलरी बराबर दे दी। यानी समस्या आपकी वेतन से संबंधित थी कि आपको वेतन नहीं मिल रहा था? एक्चुअली वेतन की बात नहीं थी, बात ये थी वेतन उन्होंने रोक रखा था। योजना का कार्यक्रम लगातार चल रहा था, कोविड में भी जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था 22 मार्च 2020 में, उस टाइम पे भी हम काम कर रहे थे। जब हमने पूछा कि डिसकंटिन्यू क्यों किया गया और उधर से ऊपर से वेतन भी हमारा नहीं दिया गया, तो ये मौखिक बताया गया था कि निदेशालय से महिला कल्याण विभाग से बजट नहीं आया, इस वजह से हम थोड़ा सा सेवाएं रोक रहे हैं, जैसे ही बजट जारी हो जाएगा हम आपको कंटिन्यू कर दिया जाएंगे। लेकिन जब कर दिया गया तो हम ये चाहते हैं कि जब 6 सीटर चल रहा था पूर्व में और योगी सरकार जब आई थी तो उन्होंने 30 सीटर कर दिया गया था, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार
सॉरी उत्तर प्रदेश के जिलों को 6 सीटर था, वो कवर नहीं कर पा रहा था, कॉल्स अटेंड नहीं कर पाता था। तब इन्होंने 30 सीटर की क्षमता बढ़ा दी गई और फिर से वही 30 सीटर से 6 सीटर पर ले आए और 6 सीटर के कारण ही आज ये महिलाएं बेरोजगार हैं। उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाई और बढ़ाई वैसे उन्होंने वापस ले ली। जैसे उन्होंने क्षमता को बढ़ाया तो आप सभी को रोजगार मिला, और समस्या यहाँ पे यह है कि अभी वापस से जब उन्होंने उसकी क्षमता को कम कर दिया है तो यहाँ पर रोजगार की समस्या आ गई है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी क्या इसमें राय है, क्या कहना चाहती हैं आप? मैम ये चाहते हैं कि हम लोग को 181 को फिर से शुरू कर जाए, हम महिलाओं को रोजगार मिले। अच्छा, आपका उसमें क्या काम था? आप 181 जो हमारी नंबर है, इस पे क्या, हेल्पलाइन नंबर पे आपका क्या काम था? हम लोग जिले में थे मैम, जो यहाँ से लखनऊ से कॉलेज आती थी, हम जिस तरह के महिलाओं की समस्या था हम लोग उससे समाधान करते थे। अच्छा, यानी कॉल्स अटेंड करते थे आप लोग? आप सभी लोग कॉल्स अटेंड करते थे? जी 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 जी, सभी का अलग अलग काम था। जी, आपका क्या काम था? तो मैं लखनऊ ज़िले से थी, और जो कॉल्स की भी आप बात कर रही हैं, तो ये कॉल्स आती थी पीड़ित महिलाओं की या कोई समस्या होती थी तो 181 नंबर एक था, उस पर कॉल्स की जाती थी, वो कॉल्स हम लोग लेते थे। और ये हम लोग का 3 शिफ्ट में चलता था, सुबह दोपहर शाम, मतलब 24/7। ये कभी भी बंद नहीं किया जाता था, हमेशा चलता था। और यहाँ पे जैसे किसी पीड़ित महिला की कॉल आई, उसको हम लोग उसी समय काउंसलिंग करते थे। अगर केस सुलझ जाता था तब ठीक, अदरवाइज हम लोग जिलों को, अपनी बहनों को वो केस ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि हर जिलों से कॉल आती थी। अगर हम लोग का पहुंचना वहाँ पे वाजिब नहीं था, फोन पे अगर काउंसलिंग हो गई तो ठीक, नहीं तो यानी यहाँ पर जो है वो सभी एक जगह ना होके सभी अलग अलग जिलों से हैं। आप कहाँ से हैं? हम सुगम कर्ता के पद पर थे, प्रतापगढ़ जिले से। मैं हमारे पास कॉल आते जैसे महिलाओं के साथ मारपीट, घरेलू सब बलात्कार, इसी तरह दहेज उत्पीड़न सारे केस आते। हम लोग जाकर काउंसलिंग करते थे। काउंसलिंग बाद जैसे FIR चाहती महिला FIR करवाते, जैसे उसकी सुरक्षा, जैसे महिला समस्या जो चाहती। यानी आप सभी लोग कॉल्स अटेंड करते थे। यानी कि हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पर, ये अपना बहुत ही अहम किरदार निभा रही थी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इन्होंने जो ये हमारी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उसके लिए ये सभी तत्पर काम कर रही थी। समस्या यहाँ पर ये आई कि इनको पहले रोजगार दिया गया और फिर अचानक से सूचना देकर इनको वहाँ से हटा दिया जाता है। जी, तो अभी आपकी क्या मांग है सरकार से? आप बताएंगी क्या मांग है आपकी? हम लोग की यही है कि जैसे 6 सीटर था उसको पूरा 30 सीटर किया जाए। जब 30 सीटर होगा, क्योंकि अभी महिलाओं की समस्या, चाहे बालिकाओं की समस्या, चाहे बच्चों की समस्या हल नहीं हुई है, और जब 30 सीटर होगा तभी सबकी समस्या हल होगी और हम लोग को रोजगार मिले। जी हाँ, बात यहाँ पर रोजगार की आती है, क्योंकि महिलाओं को रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। ये एक मुद्दा अहम है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने अचानक से ये निर्णय लिया कि आप लोगों को, यानी कि आप जैसी और भी अन्य महिलाएं होंगी जिनको उनके पद से हटाया गया होगा। तो आप लोग यहाँ पर कितने दिन से ये कार्यक्रम चला रहे हैं? एक बात और कहना चाहूँगी कि आपने अभी पूछा कि कोई ना कोई रीजन होगा, कारण होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि मीडिया से हमारा ये अनुरोध है कि ये कारण आप पुलिस प्रशासन से तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो निदेशालय महिला कल्याण विभाग प्रमुख सचिव जो कि अनीता मेश्राम आज वर्तमान में है, हम जानते हैं आज यही बैठे कि हमारा कारण, हमारी गलती बताई। आपने जो क्षमता बढ़ाई थी, सरकार ने बढ़ाई थी, न कि हमने। हम रोजगार लेने नहीं आए थे, आपने विज्ञापन दिया था, हमने इंटरव्यू दिया था, पेपर किया था, तब जाके तैनाती हुई थी। अभी बात चल रही थी कॉल्स अटेंड करने की। कॉल्स अटेंड होती थी लखनऊ में कॉल सेंटर पे, कॉल सेंटर से फॉरवर्ड की जाती थी क्षेत्र में, झांकी होती थी, वहाँ पे रेस्क्यू होता था, विक्षिप्त महिलाओं को शेल्टर दिया जाता था, मेडिकल सहायता, मतलब महिला की जिस प्रकार की हेल्प, पूर्ण रूप से जो भी सहायता करना जरूरी होता था वो सब आप मुहैया कराते थे, जैसे उसकी डिमांड होती थी, जाती थी। और हम लोग के पास पीड़ित महिलाओं की कॉल आती थी, हर जिले से आती थी। तो आप कहाँ पर थे? आप कहाँ पर थे? आप लखनऊ से ही थी? करने के लिए टेली काउंसलर हम लोग थे, और हम लोग पहले जो है 6 सीटर में किया गया था, उसके बाद 30 सीटर बढ़ा दिया गया था, क्योंकि क्षेत्र भी बढ़ाया गया था, जिले भी बढ़ाए गए थे, और लखनऊ में भी हम लोग की सीट बढ़ा दिया गया था कि लोग ज़्यादा लोग काम, हम लोग कॉल उठाते थे। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर हैं? 28 तारीख से हम बैठे हैं यहाँ पे, आज हमारा 8 तारीख हो गया है। यहाँ के पुलिस प्रशासन से मेरी बात हो रही है, एडिशनल ADCP से। उन्होंने कहा है कि हम आपकी वार्ता कराएंगे प्रमुख सचिव महिला कल्याण विभाग से, लेकिन अभी तक कोई वार्ता हुई नहीं है मैडम। यानी हमारी महिलाएं जो इतने दिन से यहाँ पर बैठी हुई हैं अपने मांगों को लेकर, उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आप देख सकते हैं कि अगर महिलाओं के हित में अगर कुछ निर्णय लिए जाते हैं तो बहुत ही अहम होते हैं, और यहाँ महिलाएं सिर्फ इसीलिए इकट्ठी हुई हैं कि उनके समस्या का समाधान हो सके। जी, आप क्या बताना चाह रही हैं? कहना चाहिए, ये हमारी मैडम है, भूख हड़ताल पे है, ये कई बार बीमार हो चुकी हैं। ये देखिए, ये हमारी मैम जो हैं, आप भूख हड़ताल पे हैं।
मैम खाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जब तक आप खाएंगे नहीं इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। समझ गए इनकी रणनीति को कि जो आज 16वां दिन हो गया है, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, मिलवाएंगे। मैं रात को 2:30 बजे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर नहीं मिले। एक वैसे यानी यहाँ पर बैठकर ये बराबर धरना दे रहे हैं, अपनी मांग लेके आए हैं, उसके साथ मैम ने भूख हड़ताल भी कर रखी, बीमार भी हो जा रही हैं, उसके बाद भी कोई अभी तक आपको कोई किया गया है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। मेडिकल के लिए भी उन्होंने बोला है कि मेडिकल सहायता इनको दिलाई जाए। हम सबकी हेल्प करने वाली महिलाएं आज असफल हैं अपनी हेल्प लेने के लिए। आज कोई इस प्रदेश की राजधानी में कोई हमें सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया भाई भी वो नहीं आ पाते हैं जो वहाँ तक आवाज़ पहुंचा पाए। हम चाहते हैं कि आज हमारी बात को आप वहाँ तक पहुँचाएं, महिला कल्याण विभाग से ये बात निकलवाएं कि आखिर ये बहनें जो सबकी हेल्प करती थी 181 जो महिला हेल्पलाइन 181 नंबर 181 ज़्यादा प्रचलित में है। मैं ये चाहती हूँ कि 181 क्यों चलाया गया, ये प्रोटोकॉल इतना बड़ा बना है, जियो इतना बड़ा बना हुआ है, और निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था पूरा प्रदेश दहला रहा था, पूरा देश दहला रहा था, उसको मतलब एक आधार बनाकर ये प्रोटोकॉल तैयार किया गया था। तो महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कदम लिया था कि आप किसी भी जगह पर होंगे, कहीं पर भी होंगे, किसी भी समस्या में होंगे, आप इस नंबर को अगर डायल करेंगे तो आपकी समस्या का निराकरण तत्काल होगा। क्योंकि 112 नंबर जब लॉन्चिंग हुई थी कौन सा फरवरी 2018 में, क्योंकि उससे पहले 100 नंबर था। 100 नंबर था, और उस 112 करने में भारत सरकार ने 181 की महिलाओं की टेस्टिंग करवाई गई थी। हम लोग उसका टेस्टिंग किया था। 181 और 112 का एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि जब हम हेल्प करते थे, महिलाओं को रेस्क्यू करते थे, डोमेस्टिक वायलेंस के केस जब सॉल्व, आपको उनका भी सहयोग मिलता था। प्रोटोकॉल में लिखा है कि आपके साथ पुलिस टीम रहेगी। बिल्कुल रहेगी। महिला अपनी बात नहीं कह पाती है, उनके पति बिगड़ जाते हैं, क्योंकि महिला थाने पहुंच जाती है तो वहाँ केस सॉल्व नहीं होते थे। ये एक ऐसा सिविल एक कोर्ट मान लीजिए, एक ऐसी आशा सखी मान लीजिए, केंद्र मान लीजिए, आशा ज्योति केंद्र मान लीजिए, जिससे कि हमारी गांव की महिला बेहिचक होकर अपनी पूरी बात रख सके हमारे समझ। यानी कि हर महिला जो है वो प्रदेश स्तर पे नहीं आ सकती है, इसलिए ये महिलाएं जो हैं उन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करती थी। यानी वो जिस जगह पर हैं वहां तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता था, और आज ये महिलाएं स्वयं समस्या में आकर बैठ गई हैं। 100 नंबर पहले भी था, लेकिन फिर भी 181 की मतलब उनको आवश्यकता पड़ी। आज फिर से उन्होंने 112 में इंटीग्रेट कर दिया गया 181 को। तो ये तो पहले भी कर सकते थे, ढोंग क्यों किया गया सरकार ने कि अलग से किया जाए फिर इंटीग्रेट किया जाए? आप पहले से इंटीग्रेट कर देते, इतनी महिलाएं बेरोजगार तो ना होती। यानी इनकी समस्या ये है कि पहले आपने हमें एक अहम रोल दिया और उसके बाद आज आप हमें फिर से बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है, असहाय कर दिया है। ये गलत है। महिलाओं के हित में जो महिलाएं काम कर रही थी आज वही असहाय हो गई हैं। इस तरह की शिकायतें सरकार से लेकर हमारी महिलाएं अक्सर देखी जाती है, लेकिन ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। इस तरह से अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए ये जो इन्होंने इतने दिन से धरना दिया हुआ है, इसके लिए एक अहम कदम होना चाहिए सरकार को। आई थिंक इनके लिए, इनके हित में सोचना चाहिए। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हूँ पारुल पहल, माय भारत।